गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके 12th क्लास बायोलॉजी का 3rd लेक्चर है और आज आपका टॉपिक है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे कि आवर्तबीजी प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो टॉपिक पर आने से पहले हम जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ चुके हैं परागण, उसकी हम पहले बात करते हैं, क्योंकि जब तक परागण की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी तब तक निषेचन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो परागण क्या होता है? जब परागकण पराग कोश से निकलकर कहाँ पहुँचते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। पहुँचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक, अब परागकण कहाँ पहुँचे? वर्तिकाग्र तक। ठीक, वर्तिकाग्र तक पहुँच गए। पहुँचने के बाद की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, यानी परागण की क्रिया में आगे चलकर जब इन नर तथा मादा जनन इकाइयों का संयोजन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आवर्तबीजी पौधों में यह क्रिया परागकण के केंद्रक से बने नर युग्मक व बीजांड में स्थित अंडकोशिका के संयोजन द्वारा होता है, क्योंकि आवर्तबीजी पौधों में बीजांड अंडाशय के अंदर स्थित रहते हैं। बीजांड कहाँ पाए जाते हैं? अंडाशय के अंदर। इसलिए जो परागकण है वो सीधे इनके संपर्क में नहीं आ सकते हैं। अतः परागकण क्या करते हैं? परागकोश से स्वतंत्र होने पर परागण की क्रिया के द्वारा ही अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ही अपना अंकुरण प्रारंभ करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में पहले हमें पॉलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि परागकण किस प्रकार के होते हैं, यानी परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो परागकण होते हैं ये क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। अब ये परागकण कहाँ से निकल रहे हैं? परागधानी से। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? परागकोश। और परागकोश के अंदर ही परागकण पाए जाते हैं। ये गोल वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये क्या होता है? परागकण। परागकण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। कितने आवरण पाए जाते हैं? दो आवरण पाए जाते हैं। बाहर का हिस्सा बाह्य चोल कहलाता है, यानी एक्सटाइन कहलाता है, और आंतरिक चोल क्या कहलाता है? इंटाइन कहलाता है। तो परागकण कितने आवरणों से ढका होता है? दो आवरणों से ढका होता है। तो जो बाहरी आवरण होता है ये काफ़ी कठोर व खुरदुरा होता है, इसे हम बाह्य चोल कहते हैं। ये स्पोरोपोलेनिन नामक प्रतिरोधक वशीय पदार्थ का बना होता है। इस आवरण में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्रों के द्वारा ही पराग नली निकलती है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग पराग नली कहलाती है। जनन छिद्रों के द्वारा ही पराग नली निकलती है। परागकण में दोनों परतों के अंदर कोशाद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा एक केंद्रक होता है। अब हम बात करते हैं परागकण का अंकुरण तथा पराग नलिका का अंडाशय में प्रवेश। अब परागण के द्वारा परागकण कहाँ पहुँचे थे? वर्तिकाग्र तक पहुँचे थे। अब वर्तिकाग्र पर क्या होता है? एक चिपचिपा शक्कर नुमा एक तरल पदार्थ होता है, जिसे परागकण क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं और फूल जाते हैं और उनमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले अंतःचोल तथा बाह्यचोल में स्थित किसी एक जनन छिद्र में से एक नलिका के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पराग नलिका या पराग नली कहते हैं। पौधों में
परागकण से एक पराग नली का ही निर्माण होता है। पराग नली वर्तिका में से होती हुई शीघ्र ही कहाँ पहुँचती है? बीजांड से होते हुए बीजांड द्वार के पास पहुँच जाती है। पराग नली में स्थित जनन केंद्रक विभाजित होकर दो नर युग्मक बना लेते हैं। जब पराग नली बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश करती है तो क्या कहलाती है? अंडद्वारी प्रवेश कहलाती है। ठीक। और कुछ पौधों में पराग नली निभाग द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है तो इसे हम निभागी प्रवेश कहते हैं। कभी कभी पराग नली बीजांड के अध्यावरण को तोड़कर प्रवेश करती है, तब हम इसे मीजोगैमी कहते हैं। और आपको पहले ही पता है कि बीजांड के ऊपर कितने आवरण पाए जाते हैं? दो आवरण पाए जाते हैं, अंतः और बाह्य आवरण पाए जाते हैं। तो पराग नली इनको ही भेदती हुई अंदर प्रवेश कर जाती है तो क्या कहलाती है? मीजोगैमी कहलाती है। पराग नली बीजांड में प्रवेश करने के बाद बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती? भ्रूण कोश तक। बीजांड के अंदर ही ये थैलीनुमा संरचना जो है आपको दिखाई दे रही है, ये थैलीनुमा संरचना ही क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। ये देख लीजिए, ये थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? भ्रूण कोश कहलाती है। कहाँ पाई जाती है? बीजांड के अंदर। तो इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये देख लीजिए, ये वाला भाग बीजांड द्वार कहलाता है। तो बीजांड द्वार के पास में अंड समुच्चय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंड समुच्चय। अंड समुच्चय में ही दो सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक अंड कोशिका होती है। इन तीनों को मिलाकर ही अंड समुच्चय का निर्माण होता है। जो निभाग के पास में भाग पाया जाता है, इनमें 3 केंद्रक होते हैं। ये वाला भाग, कितने केंद्रक है इसमें? 3। ये भाग क्या कहलाता है? प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं या प्रतु केंद्र कहलाते हैं। और मध्य में 2 स्वतंत्र रूप से ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं। अब यहां देख लीजिए, पराग नली के अग्र सिरे पर 2 छिद्र बनते हैं। कितने बनते हैं? 2। तो 2 छिद्र बनते हैं, तो 2 छिद्र में से कितने नर युग्मक बनेंगे? 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। पराग नली भ्रूण कोश में आकर अगले सिरे पर से विघटित हो जाती है और दोनों नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। तो कितने युग्मक बने थे? 2 नर युग्मक बने थे। तो जो पहला वाला नर युग्मक है वो किसके साथ संयोजन करता है? अंड कोशिका के साथ संयोजन करता है। ये आपको नीला वाला डॉट दिखाई दे रहा है, ये प्रथम युग्मक होता है। ये किसके साथ संयोजन कर रहा है? अंड समुच्चय के साथ, यानी अंड समुच्चय में उपस्थित अंड कोशिका के साथ संयोजन की क्रिया करता है, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। अब दूसरा जो युग्मक है वो किसके साथ फ्यूजन करेगा? द्वितीयक केंद्रक के साथ। ये नीला वाला आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, ये आपका द्वितीयक केंद्रक, द्वितीय नर युग्मक है। किसके साथ फ्यूजन कर रहा है? द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन कर रहा है। तो जो पहला नर युग्मक है वो किसके साथ फ्यूजन कर रहा है? अंड कोशिका के साथ।
अब इतना देख लीजिए, यहाँ पे एन और एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है अगुणित। अब अगुणित क्या होता है, और इधर लिखा हुआ है 2n। तो अगुणित और द्विगुणित, यानी अगुणित का मतलब होता है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कैसी है, आधी है, तो क्या कहलाएगी, अगुणित। जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या समान है वो क्या कहलाती है, द्विगुणित कहलाती है। ठीक, तो जो पहला वाला नर युग्मक है उसने किसके साथ संयोजन किया, अंड कोशिका के साथ संयोजन किया। किसका निर्माण किया उसने, युग्मनज का निर्माण किया। अब यही युग्मनज में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, क्या बनाया उसने, भ्रूण का निर्माण किया। भ्रूण का निर्माण किया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सत्य निषेचन कहलाती है। यानी नर युग्मक ने किसके साथ फ्यूजन किया, अंड कोशिका के साथ किया, क्या बनाया, युग्मनज बनाया। यही युग्मनज आगे चलकर उसने क्या निर्माण किया, भ्रूण का निर्माण किया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सत्य निषेचन कहलाती है। अब यहाँ देख लीजिए, असत्य निषेचन, यानी जो दूसरा नर युग्मक था उसने किसके साथ फ्यूजन किया, द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो यहाँ पे केंद्रकों की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ नर युग्मक की संख्या कितनी, 1। तो यहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण हुआ। तो हम इसको क्या कहते हैं, त्रिगुणित। क्या कहेंगे इसको, त्रिगुणित। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहेंगे, असत्य निषेचन। सत्य निषेचन में जहाँ पे अंड समुच्चय था, अंड समुच्चय किससे मिलकर बना हुआ था, 2 सहायक कोशिकाओं से और एक अंड कोशिकाओं से। फ्यूजन में, संयोजन में सिर्फ अंड कोशिका ही भाग लेती है, बाकी की दोनों कोशिकाएं क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। असत्य निषेचन में द्वितीय केंद्रक भाग लेती है और भ्रूण कोश के अंदर जो प्रतिमुख कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ये किसी क्रिया में भाग नहीं लेती हैं, तो ये नष्ट हो जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया सत्य और असत्य निषेचन किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन की। आवर्तबीजी पौधों का ये मुख्य कैरेक्टर्स यानी लक्षण होता है द्विनिषेचन। ये सिर्फ आवर्तबीजी पौधों में ही पाया जाता है। इसकी खोज नवाशिन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। तो द्विनिषेचन जैसे नाम से पता चल रहा है, द्वि यानी 2। तो यहाँ पे निषेचन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। किस किस के द्वारा, यानी 2 नर युग्मकों के द्वारा निषेचन हो रहा है। ठीक, तो जो पहला निषेचन है वो किसके द्वारा हो रहा है, पहले भी आपको बता चुके। नर युग्मक किसके साथ संयोजन कर रहा है, अंड कोशिका के साथ संयोजन कर रहा है। क्या बना रहा है, युग्मनज बना रहा है। इसका डेवलपमेंट होने के बाद क्या बना, भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण हुआ। अब जो दूसरी बार निषेचन हो रहा है, इसमें नर युग्मक ने किसके साथ फ्यूजन किया, द्वितीयक केंद्रक के साथ। क्या बनाया, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाया और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के द्वारा किसका निर्माण हुआ, भ्रूणपोष। इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को हम यानी त्रिगुणित भी कहते हैं, त्रिसमेकन भी कहते हैं, त्रिसंयोजन के नाम से भी जाना जाता है।